नमस्कार, मैं धीरेंद्र। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भगोड़े अपराधी प्रिंस खान का दाहिना हाथ सैफी उर्फ मेजर गिरफ्तार। धनबाद पुलिस कर रही है पूछताछ। कभी भी जारी हो सकता है जैक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। लाखों छात्रों का इंतजार होगा खत्म। भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को नई मजबूती। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। तमिलनाडु के पटाकापट्टी में भीषण विस्फोट, 23 की मौत, 8 घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। और झारखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप, कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार। लू से जनजीवन प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। दुबई के अंजमान से पकड़ा गया भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान का गुर्गा सैफी उर्फ मेजर पुलिस हिरासत में है। कोलकाता एयरपोर्ट पर हिरासत के बाद केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ जारी है। धनबाद डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम भी सैफी उर्फ मेजर से पूछताछ कर रहे हैं। धनबाद पुलिस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की अपील की है, जिसके बाद धनबाद उसे लाया जाएगा। सैफी प्रिंस खान के कहने पर लोगों को धमकी भरा ऑडियो और वीडियो भेजता था। यह धनबाद पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लगातार पुलिसिया कार्रवाई से पहले ही कमजोर पड़ चुके प्रिंस खान गिरोह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है कि जल्द ही प्रिंस खान भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। फिलहाल धनबाद पुलिस ने सैफी और मेजर को ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया है। रिमांड मिलने के बाद संभवतः देर रात धनबाद लाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार धनबाद पुलिस के दबाव में मेजर दुबई से कोलकाता के रास्ते धनबाद आकर सरेंडर करने वाला था। कोलकाता एयरपोर्ट पर आईबी के अधिकारी उसे हिरासत में लिए। कोलकाता के विधाननगर थाने में भी सैफी उर्फ मेजर पर मामले दर्ज हैं। रविवार पूरे दिन भर आईबी के अधिकारियों ने सैफी उर्फ मेजर से लंबी पूछताछ की। वह इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि मेजर किन लोगों के नेटवर्क के संपर्क में था, विदेश में रखी और कैसे अपराधी गतिविधियों को यह संचालित कर रहा था। रविवार सुबह करीब 8 बजे ही अब सैफी को सैफी यानी कि अब्बास नकवी जो है उसे कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो और पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने इंटरपोल के इनपुट के बाद घेराबंदी कर कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उतरते उसे दबोच लिया था। उसके खिलाफ झारखंड और बंगाल के करीब 16 से अधिक मामले दर्ज हैं। इंटरपोल ने प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। इसी क्रम में उसके कई सहयोगी की भी पहचान की गई है, जिसमें सैफी और मेजर भी शामिल था। वहीं धनबाद पुलिस अब उसे धनबाद लाने को लेकर कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की अपील की है। कोलकाता में डीएसपी नौशाद आलम, एसडीपी आशुतोष कुमार सत्यम सहित कई थाना के प्रभारी भी मौजूद हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है। रिजल्ट जारी होने को लेकर छात्रों और अभिभावकों में उत्सुकता चरम पर है। बोर्ड की ओर से संकेत दिए गए हैं कि परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जहां छात्र अपना रोल नंबर और रोल कोड की मदद से आसानी से अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इस वर्ष झारखंड भर से लाखों विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में भाग लिया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होते ही जैकरिजल्ट.com पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई कि वे धैर्य बनाए रखें और कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। बोर्ड द्वारा रिजल्ट के साथ टॉपर्स की सूची और पास प्रताक्षित भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा छात्र अपने स्कूलों के माध्यम से भी परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग रविवार को 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। इसके साथ मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख उद्योगपतियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है। सोमवार को राष्ट्रपति म्यूंग की प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहम द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है। इस दौरान पौध निर्माण, व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की चर्चा है। साथ ही दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति म्यूंग का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार मुलाकात का कार्यक्रम तय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस यात्रा को
भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विशेष रणनीति साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति म्यूंग से मुलाकात के बाद विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी वार्ता से द्विपक्षीय संबंधों में नई गति मिलेगी। तमिलनाडु के एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया, जिससे अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायल को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विस्फोट पटाखों के निर्माण के दौरान हुआ है। हालांकि हादसे के सटीक कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। झारखंड में गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राज्य के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से बोकारो और पलामू जिलों में लू जैसी स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोकारो और पलामू में स्थित तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जिससे लू के तपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। अस्पताल में भी हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम जताए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचे, अधिक से अधिक पानी पिएं और सावधानी बरतें। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कृषि विज्ञान केंद्र सृजनी के पास संदिग्ध अवस्था में एक शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीयों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई और इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी और मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। धनबाद के सरायडाला थाना क्षेत्र अंतर्गत बिग बाजार के समीप चाणक्य नगर में रविवार की रात एक अपार्टमेंट के पैनल रूम में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार चाणक्य नगर स्थित अनिरुद्ध अपार्टमेंट के इलेक्ट्रॉनिक पैनल रूम में अचानक आग लग गई। इसके बाद देखते ही देखते अन्य मीटरों तक पहुंच गया। धुआं उठता देख स्थानीयों ने मामले की जानकारी अग्निशमन विभाग को दिया। मामले की जानकारी मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। हालांकि शहर में भीषण जाम होने की वजह से दमकल गाड़ी लगभग 45 मिनट देर पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पा लिया था। वहीं आग लगी घटना की से हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में हम रहते हैं। गार्ड जाके तुरंत हमको मैंने आवाज़ दिया और देने के बाद बोला कि मैंने नीचे मीटर में आग लग गया है। पूरा शॉर्ट सर्किट मैंने आवाज़ होने लगा, ब्लास्ट हो रहा था फटाक फटाक करके पूरा ज़ोर ज़ोर से। तब हम लोग मैंने एक एक करके सबको ऊपर उठा के ले गए। ले जाने के बाद सबको उठाए, 4 फ्लोर है, 4 दूनी 8 फ्लैट है हम लोग का। 8 फ्लैट में सबको उठा के ऊपर ले गए। उसके बाद मैंने इमरजेंसी में कॉल किए फायर ब्रिगेड, उसके बाद आपका ये वाला 108 100 में सब करके उसके बाद थाना से भी आ गए थे। 100 डायल करने के बाद थाना से भी आए, फायर ब्रिगेड भी आए। तब तक मैंने थाना वाले लोग खड़ा होकर बालू उलू दे के वो आग को बुझाए। हाँ, हम लोग सूचना पा करके यहाँ आए। आने के बाद देखे कि छोटा सा आग था, तो आग कंट्रोल हो गया था इन लोग के ही द्वारा। अनुमानतः लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पैनल में ही है। शॉर्ट सर्किट से हुआ, किसी प्रकार का कोई जानमाल का क्षति नहीं हुआ है। लोगों से अपील करना चाहते हैं, जब भी हमारा गाड़ी निकलता है, सायरन बजता है, तो कहीं दुर्घटना होने के बाद ही हम लोग सायरन बजा करके बाहर निकलते हैं। तो इससे थोड़ा सा लोग ध्यान दें कि हमारा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को। पश्चिम बंगाल के कलना में चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नॉन फाइनेंस मिनिस्टर तक कह दिया। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कार्ड बांटना पूरी तरह गैरकानूनी है और इसका शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने और डेटा इकट्ठा करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने रोजगार और आर्थिक मदद के वादे पूरे नहीं किए। साथ ही उन्होंने तृणमूल को योजना और किसानों के हित में किए गए कार्यों का भी गिनाया। জায়গা এই বর্ধমান জেলা, শুধু তাই নয়, এই মাটিতে সোনা ফলে। আপনারা যে ধান ফলান সেটা খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকেন, আমরা বেঁচে থাকি। শস্যের ভাণ্ডার,
এবং তাঁত শিল্পীরাও এখানে খুব বিখ্যাত। আমি তাঁত ছাতি প্রজেক্ট চালু করেছিলাম ধাত্রী গ্রামে, একটা তাঁত ছাতির একটা জায়গাও আছে এবং আমরা অনেক তাঁত ছাতিদের মেশিনও দিয়েছিলাম বিনা পয়সায়। কয়েকদিন আগে এখানে এসে অর্থমন্ত্রী কি অনর্থমন্ত্রী আমি জানি না, তিনি এখানে এসে কার্ড ডিস্ট্রিবিউশন করে গেছেন বেআইনিভাবে। আমি তাকে ধিক্কার জানাই আর বলি নির্বাচনের সময় কার্ড বিলি করা মানে বিধিভঙ্গ। কমপ্লেন করতে আর এফআইআর করতে রবিদাকে আমি বলবো এখানকার মা বোনদের দিয়ে কমপ্লেন করান যারা কার্ড। पूर्व बर्धमान के मुंटेश्वर में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया है। कुसुमग्राम में आयोजित सभा में उन्होंने गुटिया झगड़े खत्म करने की अपील करते हुए साफ कहा कि पार्टी में रहना है तो बीजेपी से सभी संबंध तोड़ने होंगे। ममता ने चेतावनी दी है कि अनुशासन तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकट का फैसला पार्टी नेतृत्व करता है, किसी दबाव में नहीं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। গ্রামসভা তো একজন হয়, মিউনিসিপ্যালিটি তো একজন হয়, কেউ চাইতেই পারে, চাইতে পারাটা কোনো অপরাধ নয়। যে যে কেউ টিকিট চাইতে পারে, কিন্তু ফাইনালি যে টিকিট পায় সেই কিন্তু দলের প্রার্থী, অন্য কেউ নয়। জোড়া ফুল চিহ্নটা যে পায় সে আমার প্রার্থী, তৃণমূলের প্রার্থী। আমাকে যদি আপনারা ভালোবাসেন, যদি আমাদের সরকার চান, যদি অধিকার রক্ষা করতে চান, ওয়াকআপ বাঁচাতে চান, অস্তিত্ব বাঁচাতে চান, অধিকার বাঁচাতে চান, ভাষा বাঁচাতে চান। और मिरर बुलेटिन में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।